सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में प्रीवियस सेशन में जैसे कि सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में बात किया। हम लोगों ने अल्टरनेटर वाला सेक्शन डिस्कशन किया फेजर डायग्राम का, कि अल्टरनेटर जो कि इन्फिनाइट ग्रिड से कनेक्टेड है और उसमें फील्ड करंट एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं एंड किलोवाट आउटपुट कांस्टेंट रखे हुए हैं। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या क्या फेजर में वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे, मशीन ओवर एक्साइटेड कब बिहेव करेगी, अंडर एक्साइटेड कब बिहेव करेगी, डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी फील्ड करंट एक्साइटेशन बढ़ाने से, और पावर फैक्टर किस तरीके से लैगिंग लीडिंग एंड नॉर्मल एक्साइटेशन के केस में यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा, ये सारा डिस्कशन किया। आज के सेशन में अल्टरनेटर के ही केस में सेकंड वाला जो सेक्शन होता है कि किलोवाट आउटपुट अब हम लोग चेंज करेंगे एंड एक्साइटेशन कांस्टेंट रखेंगे। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है सीबीटी 1 के लिए 499 में अवेलेबल है आप लोगों के लिए, एंड सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 अगर आपको दोनों में इंटरेस्ट है, और 777 में जो कि मिनिमल प्राइस है, इसमें आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर जो गेट एस्पिरेंट्स हैं, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गेट 2025 का जो कोर्स है 2200 में अवेलेबल है, एंड गेट 2026 का जो कोर्स है 4444 रुपीज में, एंड गेट 2027 का 6666 रुपीज में, एंड 2026 एंड 2027 के साथ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट कोर्स जो कि अवेलेबल है गेट एकेडमी का, एंड डोपामाइन कोर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज जरूर करिए। गेट एकेडमी के और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक्निकल जो है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, आईसीटी, ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नॉन टेक्निकल का 777 में अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नेटवर्क के साथ कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, पावर सिस्टम के साथ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में भी आप परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज सिंगल सब्जेक्ट्स भी आप गेट के सब सिंगल सब्जेक्ट्स भी आप अवेल कर सकते हैं, राइट। इसके लिए आप लोगों को गेट एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में अगर हम लोग बात करें गेट 2025 के लिए, तो ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 28 टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, 12 टेस्ट हैं बेसिक लेवल के सब्जेक्ट वाइज, 12 टेस्ट हैं एडवांस लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 14 टेस्ट हैं मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट जो कि कॉम्बिनेशन में, जैसे नेटवर्क के साथ मेजरमेंट के। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में 14 टेस्ट अवेलेबल है, एंड देन मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं 10 टेस्ट आपको पास अवेलेबल है। मतलब टोटल नंबर ऑफ 76 टेस्ट अवेलेबल है, जो कि वेल डिजाइन क्वेश्चन है, आपको एग्जैक्ट गेट एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस करवाएंगी। और इन 76 टेस्ट के साथ आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गेट एकेडमी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड बुक है, जनरल एप्टीट्यूड बुक, ये क्यूआर कोड मेंशन है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप एप्टीट्यूड की बुक तक पहुंच जाएंगे, जो कि 222 में जीएसटी प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। एंड इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 पेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के 15 ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को और भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए। सिंगल बुक आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। डेप्थ थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है गेट के, वो सारे देखने के लिए मिलेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये वाला केस एनालाइज किया था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन एंड कांस्टेंट किलोवाट आउटपुट। आज के सेशन में हम लोग सेकंड वाला केस जो है अल्टरनेटर का, वो डिस्कस करते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इन केस ऑफ अल्टरनेटर excitation is constant and kilowatt output changing। तो ब्यूटीफुल एनालिसिस है, सेशन जरूर वॉच आउट करिए। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, जिससे हम लोगों को फीडबैक मिलता रहे, राइट। तो चलिए हम लोग एक्साइटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है किलोवाट आउटपुट यहाँ पे चेंज हो रहा है, किलोवाट आउटपुट में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। तो लेट वी टेक द केस अल्टरनेटर connected to infinite bus operating at as of now as at lagging power factor and field current excitation is constant and kilowatt output ये जो है ये वेरिएबल किलोवाट आउटपुट आपका चेंज कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं, राइट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पावर का एक्सप्रेशन क्या देखने के लिए मिलता है, वी टी आई ए कॉस फाई, एंड एक पावर का एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है ई एफ वी टी अपॉन एक्स एस साइन डेल्टा। तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, इन्फिनिट बस के साथ कनेक्टेड है, राइट। एंड यहाँ पे भी वीटी या ये कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा। एक्सेस की वैल्यू क्या है, मशीन कांस्टेंट है। ये क्या, ये कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट बस का वोल्टेज है ये, जो कि कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, इन्फिनाइट बस वोल्टेज। एंड एक्सेस क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि दिस इज मशीन कांस्टेंट, मशीन एक बार कंस्ट्रक्ट हो गई तो एक्सेस फिक्स्ड हो गया, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए कॉस फाइव, आई ए कॉस फाइव, राइट। हियर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ साइन डेल्टा, ई एफ साइन डेल्टा। अब हम लोगों ने केस एनालिसिस किया हुआ है, पावर आउटपुट क्या कर रहा है, पावर आउटपुट आपका चेंज कर रहा है। जब पावर आउटपुट चेंज करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा आई ए कॉस फाई, या फिर डिक्रीज होगा। जैसे कि पावर इंक्रीज हो रहा है तो आई ए कॉस फाई इंक्रीज होगा, और या फिर डिक्रीज होगा। और यहाँ पे भी पावर चेंज हो रहा है, मतलब कि ई एफ साइन डेल्टा का जो कंपोनेंट है वो भी चेंज करेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो प्रीवियस केसेस में आई ए कॉस फाई एंड ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट हुआ करते थे, इस केस में चेंज करेंगे। तो चलिए चीज़ों को फर्दर एनालाइज करते हैं। कि सबसे पहले हम लोग लैगिंग पावर फैक्टर के लिए एक फेजर ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट सपोज दिस इज दी थोड़ा वेट करिएगा।
ये हम लोगों ने VT ड्रॉ किया, राइट। एंड VT के बाद आइए ड्रॉ कर लेते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर लिया हुआ है, राइट। तो आइए हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार आइए ड्रॉ कर लीजिए, फिर नीड नहीं है अगेन एंड अगेन ड्रॉ करने की। तो VT हम लोगों ने यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VT को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज। एंड दिस इज आर्मेचर करंट को। तो आप लोगों को पता है कि इक्विवेलेंट सर्किट अल्टरनेटर की कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है। दिस इज IF एंड this one is EF at an angle delta, and this is XS synchronous reactance, and this is terminal voltage VT, and this one is IA at an angle phi। जिस तरीके से पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लैगिंग पावर फैक्टर पे सपोज किया हुआ है कि फर्स्ट केस में अपने आप से लिया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कि जनरेटर आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है। तो जब IA यहाँ पे है तो IA एक्सेस कहाँ पे होगा, इसी को एक्सटेंड करती हुई लाइन ऐसी जाएगी, राइट। और हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये सब ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि अल्टरनेटर का केस है। इन केस ऑफ अल्टरनेटर, इन केस ऑफ अल्टरनेटर हम लोगों को पता है कि EF लीड्स VT बाई एंगल डेल्टा। ये आप लोगों को पता है कि जनरेटर के केस में EF VT से लीड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, IA जब यहाँ पे है तो IA एक्सेस ये वाली एक्सिस होगी ना, J एक्सेस कैसे लिखते हैं, तो ये वाला ड्रॉप जो होगा J एक्सेस होगा, मतलब EF यहाँ पे कहीं पे होगा, EF यहाँ पे कहीं पे होगा, जो कि हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। दिस इज EF, लेट मी ड्रॉ EF। और आपको पता है कि VT और EF के बीच का जो ड्रॉप होगा, क्योंकि आप लोग लिखते हैं ना कि EF अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, VT एट एन एंगल 0 प्लस IA एट एन एंगल फाई प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन विथ J एक्सेस, कि VT में IA एक्सेस ड्रॉप जब आप ऐड करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, EF एट एन एंगल डेल्टा। तो VT में IA यहाँ पे IA एक्सेस, इन दोनों के बीच का ड्रॉप क्या होता है आप लोगों को पता है कि EF और VT के बीच का ड्रॉप क्या होगा, IA एक्सेस होगा। तो IA एक्सेस आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, तो दिस इज IA एक्सेस ड्रॉप, दिस इज IA एक्सेस ड्रॉप। तो आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। IA एक्सेस ड्रॉप एज ऑफ नाउ। अब हम लोगों को पता है दिस एंगल इज डेल्टा एंड दिस एंगल इज फाई। दिस एंगल इज डेल्टा, दिस एंगल इज फाई। VT से EF डेल्टा एंगल से लीड करता है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों को। और एक रेफरेंस एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। वी शुड ड्रॉ द रेफरेंस एक्सिस हियर। VT से होता हुआ एक, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, VT से होता हुआ एक रेफरेंस एक्सिस ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ये VT,
व्हाट? वीटी से होता हुआ रेफरेंस एक्सिस कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द रेफरेंस एक्सिस, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेफरेंस एक्सिस। अब इस रेफरेंस एक्सिस से, जैसे कि ये एक वीटी एक रेफरेंस एक्सिस था, रेफरेंस एक्सिस से आईए क्या कर रहा था, फाई एंगल से लैग कर रहा था। तो आईए तो यहाँ पे भी है ना, तो आईए के जितने भी कंक्लूजन यहाँ से मिलेंगे वो सारे कंक्लूजन आप इस वाले फेजर लेंथ से ले सकते हैं, क्योंकि आईए यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। तो इस रेफरेंस एक्सिस से ये वाला जो करंट है वो भी फाई एंगल से लैग करेगा, क्योंकि इस रेफरेंस एक्सिस से ये आई एंगल लैग कर रहा है फाई एंगल से, तो इस रेफरेंस एक्सिस से ये वाला आई एक्सिस, क्योंकि ये आई एक्सिस इसी आई के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया गया है ना, तो ये भी फाई एंगल से लैग करेगा। और ये एंगल जो था वो 90 डिग्री था, आई ए यहाँ पे था तो 90 डिग्री होता हुआ आई एक्सिस कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ तक की कहानी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। दिस एंगल इज डेल्टा लोड एंगल, यहाँ पे कहानी ओवर होती है। अब हम लोगों को आईए कॉस फाई चाहिए, तो आईए जब यहाँ पे है तो आईए कॉस फाई कहाँ पे होगा, आईए कॉस फाई ये वाली एक्सिस होगी, राइट। ये एक रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव टू इरेज दिस। तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला फेजर लेंथ जो होगा आई ए कॉस फाई, जिसके साथ जिस रेफरेंस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसी के साथ उसी में एक्सिस में रिजॉल्व करने पे उसको कॉस फाई के साथ रिजॉल्व होता है। और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है जिस रेफरेंस एक्सिस में, सपोज करिए इस वाले एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं, तो इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है ये डायरेक्टली, तो ये आई ए साइन फाई में रिजॉल्व होता है, राइट। आई ए साइन फाई कंपोनेंट लिखते हैं हम लोग। तो आई ए कॉस फाई तो ये है, और आई ए कॉस फाई क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, यहाँ पे आई ए कॉस फाई चेंज होगा, आई ए कॉस फाई चेंज होगा, राइट। और ई एफ साइन डेल्टा के बारे में बात करें तो ई एफ साइन डेल्टा क्या होगा, देखिएगा ई एफ ये है, ये डेल्टा है, तो ई एफ कॉस डेल्टा इधर रिजॉल्व होता है, राइट, इस वाली एक्सिस में रिजॉल्व होता है। ई एफ साइन डेल्टा किधर आएगा, ई एफ साइन डेल्टा इधर आएगा, इस वाली एक्सिस में, यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट। तो ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ई एफ साइन डेल्टा इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से एक एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से। अब फील्ड करंट एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं क्या हम लोग, फील्ड करंट एक्साइटेशन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, फील्ड करंट एक्साइटेशन कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि आईएफ की वैल्यू जब कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएफ, तो ईएफ की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ईएफ की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ईएफ साइन डेल्टा चेंज करेगा। तो ईएफ का जो फेजर लेंथ था उसको हम लोगों ने फिक्स्ड कर लिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स्ड एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स्ड एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डॉटेड लाइन। और आईएफ जब चेंज करेगा, सॉरी आईएफ की वैल्यू फिक्स्ड है इसलिए ईएफ फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ईएफ साइन डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि पावर चेंज हो रहा है, किलोवाट आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो ईएफ साइन डेल्टा की वैल्यू भी चेंज करेगी। कैसे चेंज करेगी, कि सपोज करिए कि यहाँ पे लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली, कि यहाँ पे इस तरीके से एक एक्सिस हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर कंक्लूजन, कि ये जो लेंथ हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज ई एफ साइन डेल्टा, कि इस वाले एक्सिस के साथ ये कोई एंगल बना रहा है क्या, ये वाला जो फेजर है नहीं बना रहा है, तो इस एक्सिस में रिजॉल्व करने पे उसको क्या कहेंगे, ई एफ साइन डेल्टा, राइट। और इधर रिजॉल्व करते तो ये मैग्नीट्यूड कितना होता, इतना कहीं पे होता,
ऑब्वियस सी बात है, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। तो ई एफ साइन डेल्टा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ई एफ साइन डेल्टा को रेड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि स्टीम पावर इनपुट हम लोगों ने रेड्यूस किया उस पर्टिकुलर केसेस में, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपरली विजुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही है इससे, स्मूथ कर्व ड्रॉ नहीं हो पाया है। तो आप लोग समझिएगा, अपने से ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। अ, आशा करते हैं अभी आपको स्मूथ दिख रहा होगा। इस तरीके से एक सर्कल बनेगा, और ई एफ की वैल्यू क्योंकि फिक्स्ड है तो इसी सर्कल में मूव करेगी, इस सर्कल के ऊपर या फिर नीचे नहीं आ सकती है, दैट इज द पॉइंट। तो और ये थी आपकी रेफरेंस एक्सिस, राइट। नाउ सेकंड कलर का पेन यूज करते हैं हम लोग, रेड कलर का पेन से हम लोग एक्साइटेशन को, सॉरी, ई एफ साइन डेल्टा को रेड्यूस करते हैं कि स्टीम पावर इनपुट जब रेड्यूस हो गया, स्टीम पावर इनपुट जब रेड्यूस हो गया तो ई एफ साइन डेल्टा क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा। तो इसको रेड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि चलिए हम लोग ई एफ साइन डेल्टा को इंक्रीज करते हैं। स्टीम पावर इनपुट हम लोगों ने बढ़ाया तो ई एफ साइन डेल्टा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो गई उस पर्टिकुलर केसेस में। क्या ई एफ कहाँ पे आ जाएगा, देखते हैं सेकंड वाले पेन में, ये इस रेफरेंस एक्सिस पे रखते हैं हम लोग फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस रेफरेंस एक्सिस पे रखते हैं इस तरीके से, राइट। कि ये इसी कर्व पे मूव करेगा, इस कर्व के ना तो ऊपर जा सकता है ना तो नीचे आ सकता है। अब वी टी यहाँ पे है, ये वाला फेजर लेंथ क्या आ गया, ई एफ डैश आ गया, ई एफ डैश आ गया। दिस फेजर लेंथ इज ई एफ डैश। तो आपको पता है वी टी और ई एफ डैश, सेकेंड केस का एक्साइटेशन के बीच का जो ड्रॉप होगा वो आई ए डैश एक्सेस होगा, राइट। आई ए डैश एक्सेस होगा, ये यहाँ पे क्या है, एक्सेस है, राइट। तो आई ए डैश एक्सेस कहाँ पे आ रहा है, ई एफ और वी टी के बीच का जो ड्रॉप होगा, जो कि रेफरेंस एक्सेस पे ही होगा, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आई ए डैश एक्सेस, आई ए डैश एक्सेस। और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब स्टीम पावर इनपुट हम लोगों ने बढ़ा दिया तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। एंड सेकंड केस में फाई की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी, फाई इज इक्वल टू 0 देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि कॉस फाई क्या मिलेगी, 1, यूनिटी पावर फैक्टर, राइट। अब थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं इस कर्व को हम लोग, ऐसा कुछ। अब थर्ड केस अगर ड्रॉ करना चाहें कि स्टीम पावर इनपुट और बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर हम लोग ऐसा डॉटेड लाइन से इसका रेफरेंस एक्सेस रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ई एफ साइन डेल्टा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, वो एनालाइज करें अगर हम लोग। तो सेकंड केस में ये कितना देखने के लिए मिल रहा है, दिस वन इज कि वीटी का रेफरेंस एक्सेस ये था, राइट। तो ये क्या है, ई एफ डैश साइन डेल्टा डैश, डेल्टा डैश।
तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टीम पावर इनपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट ग्रीन कलर के पेन से हम लोग थर्ड केस एनालाइज करते हैं कि स्टीम पावर इनपुट अगर और बढ़ाना चाहें हम लोग तो कुछ इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि इसको हम लोग ईएफ को और भी ज़्यादा मूव करते हुए यहाँ तक ले आए, राइट, यहाँ तक अगर ले आते हैं मूव करता करते हुए, तो दिस वन इज नोन एज ई एफ डबल डैश, दिस वन इज नोन एज ई एफ डबल डैश, वी टी यहाँ पे है, ई एफ डबल डैश यहाँ पे है, तो आई ए डबल डैश एक्सेस कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच का ही ड्रॉप होगा, तो इन दोनों के बीच का ड्रॉप होगा, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ये जो फेजर लेंथ होगा ये आई ए डबल डैश एक्सेस होगा, आई ए डबल डैश एक्सेस होगा, और ये इस रेफरेंस एक्सिस से, इस रेफरेंस एक्सिस से फाई डबल डैश एंगल से लैग करेगा, फाई डबल डैश एंगल से लैग करेगा, और ये वाला कौन सा एंगल था, फाई डैश एंगल था, सॉरी फाई फाई डबल डैश एंगल से लीड करेगा, लीडिंग साइड है ना, तो रेफरेंस एक्सिस के इस तरफ वाला साइड क्या होगा, यहाँ पे और भी कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि इस लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में रिजॉल्व करें अगर, तो ये वाला फेजर लेंथ कितना आ रहा है, थर्ड वाली केस में ई एफ डबल डैश साइन डेल्टा डैश, सॉरी डेल्टा डबल डैश आ रहा है, जिस जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टीम पावर इनपुट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ साइन डेल्टा है, तो पावर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ई एफ साइन डेल्टा का जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आई ए कॉस फाइव भी आप इसी एक्सिस में ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, देखिए आई ए कॉस फाइव का फेजर लेंथ फर्स्ट केस में इतना आएगा, सेकंड केस में आई ए कहाँ पे तक है, आई ए यहाँ तक है, तो सेकंड केस में ये फेजर लेंथ यहाँ से यहाँ तक आएगा जो कि बढ़ गया, आई ए कॉस फाइव थर्ड केस में कहाँ तक आएगा, देखिए थर्ड केस में इतना लंबा फेजर लेंथ है आई ए का, तो इसको आई ए कॉस फाइव यहाँ तक आएगा ओवरऑल, तो आई ए कॉस फाइव भी बढ़ रहा है जो कि पावर को चेंज होने का इंडिकेशन है। तो इस तरीके से फेजर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया और सारे कंक्लूजन यहाँ से ले सकते हैं। डेल्टा डबल डैश अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो डेल्टा डबल डैश यहाँ पे होगा जो कि इंक्रीज हो, फर्स्ट केस में डेल्टा कहाँ तक था, यहाँ तक, सेकंड केस में रेड कलर के पेन से, थर्ड केस में ग्रीन कलर के पेन से, तो जैसे जैसे स्टीम पावर इनपुट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट, जैसे जैसे स्टीम पावर इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एज kilowatt output increases, so delta increases, as kilowatt output reduces, so delta reduces, right। अब रिएक्टिव पावर के टर्म्स में हम लोग बात कर सकते हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। Just wait for the second। रिएक्टिव पावर के टर्म्स में बात करते हैं कि रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन क्या देखने के लिए मिलता है, Q आउटपुट इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन एक्सेस ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी, राइट। तो Q आउटपुट अगर पॉजिटिव होगा, जो इसका मतलब ये होता है कि ई एफ कॉस डेल्टा ग्रेटर देन वी टी होगा,
तो मशीन कैसा होगा, ओवर एक्साइटेड। एक्साइटेड मशीन ओवर एक्साइटेड होगा, मतलब रिएक्टिव पावर की क्या होगी, डिलीवरी होगी। डिलीवरी होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिलीवरी होगी। तो मशीन कैसा होगा, ओवर एक्साइटेड होगा, रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, राइट। सिमिलरली क्यू आउटपुट इज इक्वल टू, जब जीरो होगा, मतलब कि ई एफ कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वी टी होगा। ई एफ कॉस डेल्टा वी टी के बराबर होगा, ये वाला मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। जो कि इसका मतलब है नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन मतलब ना तो रिएक्टिव पावर, ना तो डिलीवर होगा, ना तो एब्जॉर्ब होगा, ये नहीं होगा। रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, राइट। क्यू आउटपुट इज इक्वल टू नेगेटिव अगर आता है, जो कि इंडिकेट करेगा कि ई एफ कॉस डेल्टा लेस देन वी टी है, मतलब वी टी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर ये नेगेटिव है तो ये इंडिकेट कर रहा है अंडर एक्साइटेड मशीन को, अंडर एक्साइटेशन को। और अंडर एक्साइटेशन में रिएक्टिव पावर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब हो। तो ये कंक्लूजन है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। तो इस रेफरेंस एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग बात करें, इस रेफरेंस एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, तो लेट मी राइट हियर, क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव। मतलब कि मशीन यहाँ पे रीजन में कैसा होगा, ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। इस पर्टिकुलर रेफरेंस एक्सिस में Q इज इक्वल टू जीरो होगा, Q इज इक्वल टू जीरो होगा, जो कि ये इंडिकेट करेगा नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन, ना तो रिएक्टिव पावर देगा ना तो लेगा। ग्रीन कलर के पेन से अगर हम लोग ड्रॉ करें लास्ट वाला केस, तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव, जो कि ये इंडिकेट कर रही है मशीन कैसी है, अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड। तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन इंडिकेट कर रहा है अंडर एक्साइटेशन को, यहाँ से यहाँ तक का रीजन ओवर एक्साइटेशन को, और ये जो रेफरेंस एक्सिस है वो इंडिकेट कर रही है आपके नॉर्मल एक्साइटेशन को, आपके नॉर्मल एक्साइटेशन को। क्यों पॉजिटिव कैसे है, कैसे हम लोग जज कर सकते हैं, देखिएगा ब्लैक वाले केस में ई एफ साइन डेल्टा कितना है, सॉरी ई एफ कॉस डेल्टा का लेंथ कितना आएगा, ई एफ कॉस डेल्टा इतना यहाँ तक आएगा, और वी टी कहाँ है, यहाँ। तो ई एफ कॉस डेल्टा क्या है, बड़ा है, मतलब क्यू पॉजिटिव होगा। सेकंड केस में ड्रॉ करें तो ई एफ कॉस डेल्टा कहाँ तक आएगा, वी टी के बराबर आएगा, इसी एक्सिस में रिजॉल्व होगा ना, तो वी टी के बराबर आएगा। ग्रीन वाले कलर के पेन से ड्रॉ करें तो इसको ई एफ कॉस डेल्टा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, और वी टी का लेंथ कितना है, इतना है पूरा, मतलब कि ई एफ कॉस डेल्टा वी टी से छोटा है, मतलब क्यू नेगेटिव है, अंडर एक्साइटेड होगा मशीन। ये अगर रेफरेंस एक्सिस है तो ऑब्जर्वर को यहाँ पे अगर हम लोग बैठा देते हैं और फेसिंग इसका रेफरेंस एक्सिस की तरफ करिए, तो राइट हैंड साइड कौन सा होगा इसका, ये राइट हैंड साइड होगा, इधर वाला जो होगा वो राइट हैंड साइड होगा, ये वाला साइड जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मतलब कि लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। आपकी मशीन कैसी होगी इस रीजन में, लैगिंग, इस रीजन में कैसी होगी, लीडिंग होगी, लीडिंग होगी, राइट, इस रीजन में लीडिंग होगी। तो आशा करते हैं आपको सारे कंक्लूजन यहाँ से देखने के लिए मिल रहे हैं, और भी कुछ अब बात करने के लिए है नहीं, सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हुए हैं, राइट। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन हम लोगों का रिएक्टिव पावर का और एक्टिव पावर का, जो कि अल्टरनेटर के केस में एक्साइटेशन इज कांस्टेंट एंड किलोवाट आउटपुट इज चेंजिंग। तो अगर आपको समझ में आया होगा, सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो आप सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिप्लाईज दे सकते हैं, रिव्यूज दे सकते हैं, राइट। और कुछ डिस्कस करें कि जिस तरीके से स्टीम पावर इनपुट चेंज हो रहा है तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ पे।
तो अल्टरनेटर के केस में दोनों केसेस हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जब एक्साइटेशन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, और जब एक्साइटेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्टीम पावर इनपुट चेंज हो रहा है तो क्या होगा। तो ये था आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कांस्टेंट एक्साइटेशन एंड चेंजिंग किलोवाट आउटपुट। तो अल्टरनेटर कनेक्टेड टू इन्फिनाइट बस लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, फील्ड करंट एक्साइटेशन कांस्टेंट था, स्टीम पावर इनपुट चेंज कर रहे थे। वही सेम चीज़ है, इस तरीके से भी इस तरीके से रिप्रेजेंटेटेड है। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पावर इज इक्वल टू वी टी आई ए कॉस फाई, आई ए कॉस फाई चेंज होगा जब पावर चेंज होगा, और ई एफ साइन डेल्टा चेंज होगा जब पावर चेंज होगा, और क्यू आउटपुट का एक्सप्रेशन ऐसा होता है। तो फर्स्ट केस में ये, सेकंड केस में ये, थर्ड केस में ये। ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड में मशीन लैगिंग ऑपरेटेड पावर फैक्टर पे वर्क करेगी, और अंडर एक्साइटेड में लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगी। तो यही स्टोरी थी, जो कि सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हुए हैं, राइट। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीज़ों का फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक्साइटेशन इज कांस्टेंट, किलोवाट आउटपुट इज चेंजिंग। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने बात किया, ये फेजर डायग्राम था, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किया। तो फेजर एनालिसिस सिंक्रोनस मशीन्स में ज़रूरी है, आप लोगों को आना ही चाहिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो कि एग्जामिनेशन में भी फेजर के थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करिए और गेट एकेडमी के इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।